जब बहू ने ससुर को लात घूंसे से मारकर घर के पीछे बने झोपड़े में बंद कर दिया, फिर पिता ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाया ऐसा कदम कि बेटे बहू की रूह कांप गई। बहू तमतमाती हुई अपने ससुर के पास आई और बोली, बुढ़े, अब पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। पुलिस लाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चल अंदर, आज बताती हूँ तुझे। कहती हुई बहू मोनिका उनका कॉलर पकड़कर घसीटते हुए घर के पीछे बने झोपड़े में ले जाकर उनकी ही छड़ी उठाकर उन्हें खूब पीटा। भोला राम जी जोर जोर से चिल्लाते रहे, बहू मत मारो, बहू मत मारो, और बेचारे दर्द से कराहते रहे, लेकिन बहू मोनिका पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहा, बहू मुझे माफ़ कर दो, अब से आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन मोनिका उन्हें तब तक पीटती रही जब तक वह थक नहीं गई और अंत में उन्हें लात मारकर उन्हें यह हिदायत देकर वहाँ से वापस आ गई कि आज के बाद अगर तूने ऐसी वैसी कोई भी हरकत किया तो तेरी जान ही ले लूँगी। भोला राम जी उतना मार खाकर बेहोश ही हो गए। मोनिका ने बाहर से उस झोपड़े का दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी थी। फिर धीरे धीरे भोला राम जी को कई दिनों बाद होश आया। तब उन्हें याद आया कि जून का महीना था, गर्मी बहुत जोरों की पड़ रही थी। कमरे के अंदर एसी चलाकर आराम से उनका बेटा मयंक लेटा हुआ था। तभी बहू मोनिका कमरे के अंदर आई और झल्लाते हुए बोली, मयंक, मैं तो इस बुढ़े से परेशान हो चुकी हूँ। तुम आज के आज इस बुढ़े को कहीं भी छोड़ कर आ जाओ। अब तुम्हारा कोई और बहाना नहीं चलेगा। मैं कुछ नहीं जानती। दिन भर मेरे सर पर बैठा हुआ रहता है। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। सारा दिन इधर उधर खांसता फिरता रहता है। देखो मयंक, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं। बच्चे बीमार हो गए तो हम क्या करेंगे? बुढ़ा सुनता भी तो नहीं है। कितनी बार कहा है फ्रिज का पानी मत पिया करो। अब इसकी जिंदगी तो पूरी हो गई है, लेकिन हमें क्यों जीते जी मारना चाहता है ये? जल्दी से जल्दी इसे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। मोनिका यह सारी बातें अपने पति मयंक से कह रही थी। तभी भोला राम जी उधर से गुजर रहे थे और उनके कानों में यह सारी बातें सुनाई पड़ गई। मैं तुम्हें 1-2 दिन का टाइम देती हूँ। अगर तुमने 1-2 दिन में कोई फैसला नहीं किया और इस बुढ़े को वृद्धाश्रम छोड़कर नहीं आए, अरे मैं तो कहती हूँ इसे कहीं रोड पर ही फेंक आओ। अब किसी को कोई ज़रूरत नहीं है इस बुढ़े की। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देख लेना, मैं बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। बुढ़े से जरा सा कुछ काम बोल दो तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। कल मैं जरा सा बर्तन मांजने के लिए क्या बोल दी, 2-4 कप तो ऐसे ही तोड़ दिए जैसे मुफ्त में बट रहे हों। खाने के अलावा दूसरा और कोई काम इन्हें करना ही नहीं आता। जब देखो तब जीभ चटोरी खाने को मांगते रहते हैं। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भोला राम जी का दर्द आंखों से छलक रहा था। नजरें घुमाकर अपने प्यार से बनाया गया आशियाने को देखने लगे। फिर अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखा। काश तुम जिंदा होती भारती। भोला राम जी की उम्र 75 साल हो चुकी थी। पत्नी जो 60 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़कर चल बसी थी। बस तब से हर रोज बहू के ताने सुन सुनकर अपनी वीरान जिंदगी गुजार रहे थे। बहू बेटों ने हर एक चीज के लिए उन्हें मोहताज बना दिया था। पैसों के नाम पर बेटे मयंक से तो कोई खर्चा मिलता ही नहीं था। उल्टा वृद्धा पेंशन के नाम पर जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे आते थे वह भी बहू मोनिका खर्चा करवा लेती थी। यह सारी बातें सोच सोच कर भोला राम जी झट से खड़े हुए और अपना छड़ी उठाकर दबे पांव से चुपचाप बाहर निकल गए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरी मेहनत की कमाई से ये लोग बेदखल नहीं कर सकते। मुझे मेरे ही घर से कोई नहीं निकाल सकता। भोला राम जी बड़बड़ाते हुए पैदल ही चले जा रहे थे। चलते चलते
वे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। काफ़ी देर तक वहां रिपोर्ट लिखवाने के लिए बैठे रहे। इंस्पेक्टर ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, बाबूजी, आप यहाँ कैसे? किसने परेशान किया है आपको? हाँ, मैं अपने बेटे बहू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। मेरे बेटे बहू मुझे बहुत परेशान करते हैं। आप उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दो। इंस्पेक्टर साहब यह सारी बातें सुनकर सोचे। उनकी मानसिक स्थिति खराब है। वह यह समझ रहे थे। कांस्टेबल से बाबूजी के लिए पानी लाने को कहा। फिर भोला राम जी को पानी पिलाकर उनसे सारी कहानी पूछी तो भोला राम जी ने सब बयां कर दिया। कैसे बेटे बहू उनसे काम करवाते हैं और भूखा रखते हैं। इंस्पेक्टर भोला राम जी को साथ लेकर उनके घर चले गए। मोनिका ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इंस्पेक्टर ने कहा, हम उनकी शिकायत पर यहाँ आए हैं। आप लोग इन्हें परेशान करते हो, मारते पीटते हो, ऐसा ये कह रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ बताया है आपके बारे में। इंस्पेक्टर साहब को देखते ही मोनिका बोल पड़ी, साहब आपने भी किस पर भरोसा कर लिया? एक तो इनका दिमाग ही कंट्रोल में नहीं है। इन्होंने सुबह क्या खाया है यह तक इनको याद नहीं रहता। और जिस घर की ये बात कर रहे हैं वह घर तो मेरे पति ने बनवाया है, न कि इन्होंने बनवाया है। हम इनका पूरा ख्याल रखते हैं, मगर इन्हें तो हमारे अंदर कमियां ही निकालनी होती है। अपनी बहू पर नज़र कौन रखता है, मगर ये रखते हैं। कैसी गंदी गंदी नज़र मुझ पर डालते हैं। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। भोला राम जी बोले, बहू मुझ पर इतनी घटिया इल्जाम मत लगाओ, थोड़ा तो भगवान से डरो। साहब ये जवानी से ही ऐसे ही हैं। इनकी बीवी भी इनसे परेशान रहती थी बेचारी, इसीलिए ही तो जल्दी से परलोक सिधार गई, वरना मुझे क्या पड़ी है जो अपने पिता समान ससुर के बारे में ऐसी बातें करूंगी। मोनिका ने अपनी पूरी जान लगा दी थी भोला राम जी की छवि बिगाड़ने में। और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलिए अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। मोनिका पुलिस वालों को घर के अंदर भोला राम जी के रूम में लेकर गई। यह देखिए, यह है इनका कमरा, जो कि बहुत ही साफ सुथरा और अच्छे तरीके से था। हर सुविधा वहाँ पर दिखाई दे रही थी। देखिए इनका कमरा, क्या कमी लग रही है आपको इसमें? मोनिका ने जब भोला राम जी का कमरा दिखाया, इंस्पेक्टर हैरान रह गए और भोला राम जी की तरफ देखने लगे। बाबूजी, आपने तो हमसे कुछ और ही कहा था। भोला राम जी ने कहा, मुझे नहीं पता साहब, यह सब कैसे हो गया। यहाँ तो बहुत गंदगी रहती थी, पूरे दिन घर के बर्तन धोता हूँ। भोला राम जी अपनी बात को सिद्ध करने में लगे हुए थे। फिर मोनिका ने कहा, ये झूठ बोल रहे हैं, भला हम इनसे बर्तन क्यों साफ करवाएंगे जब हमने घर में काम वाली रखी हुई है। हमें भी इनकी उम्र का ख्याल है। हाथ पैर तो ठीक से काम करते नहीं हैं और बर्तन साफ कैसे कर सकेंगे? आप खुद ही सोचकर देखिए इंस्पेक्टर साहब। तभी मोनिका ने अंदर की तरफ आवाज़ लगाई, पुष्पा जरा इधर आना। अंदर से एक 30-35 साल की औरत आकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर भोला राम जी की हैरानी की सीमा ही नहीं रह गई। मैं नहीं जानता इस औरत को, यह कौन है? भोला राम जी ने उसे देखते ही पहचानने से इनकार कर दिया। अरे ये तो बाबूजी हैं। सुबह से ही हमारी मालकिन इन्हें ढूंढ रही थी। ये बिना बताए कभी भी कहीं भी निकल जाते हैं और हमारी मालकिन जब देखो परेशान होती रहती है। वह औरत तपाक से झूठ पर झूठ बोले जा रही थी, जिस पर भोला राम जी बिगड़ पड़े और अपनी छड़ी उठाकर उस औरत को मारते मारते रुक गए। देखिए साहब, ये ऐसे ही दिन भर गुस्सा होते रहते हैं, हम सब पर चिड़चिड़ाते रहते हैं। अब आप ही सोच सकते हैं कि ये मेरे साथ क्या हाल करते होंगे। यह कहकर मोनिका ने आंखों में झूठे आंसू भर लिए। बेचारे भोला राम जी बेबस होकर सबको देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या हो रहा है। मोनिका ने झूठ का ऐसा पर्दा तैयार किया जिसे उठाने में खुद भोला राम जी शक के घेरे में आ गए थे। इंस्पेक्टर को जो दिखाया गया उसे वही सच लग रहा था। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए मैडम, यह आपके घर का मामला है, इसे आप घर तक ही सीमित रखिए।
हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। इतना फालतू समय हमारे पास नहीं है कि घर घर जाकर लोगों के घर के लड़ाई झगड़े सुलझाते रहें। इंस्पेक्टर गुस्से में सारी बातें बोलकर वहां से निकल गए। भोला राम जी वहीं अपराधी की तरह खड़े रहे। अब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। मोनिका ने कहा, बुढ़े, अब तो तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। हमारे सारे मोहल्ले में बेइज्जती कर दी। अब यही दिन देखना रह गया था। तेरी पुलिस लाने की हिम्मत कैसे हुई? चल अंदर बताती हूँ आज तुझे। मोनिका भोला राम जी को उनका कॉलर पकड़कर घसीटते हुए घर के अंदर पीछे वाले झोपड़े में ले जाकर उनकी ही छड़ी उठाकर भोला राम जी को खूब पीटा। भोला राम जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बेचारे दर्द से कराहते हुए चिल्ला रहे थे, मगर मोनिका पर उनकी चिल्लाहट का कोई असर नहीं हुआ। बहू के आगे हाथ जोड़कर बोले, बहू, मुझे माफ़ कर दे, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन मोनिका सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस उनको पीटे ही जा रही थी। मोनिका ने भोला राम जी को छड़ी से जब तक मारा तब तक मारते मारते वह थक नहीं गई। मार खाते खाते भोला राम जी बेहोशी की हालत में आ गए। तब बहू ने डंडा पटका और जोर से लात मारकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बेचारे भोला राम जी अब खुद से उठने की स्थिति में भी नहीं थे। मोनिका ने बाद में अपनी काम वाली पुष्पा को भेजा। पुष्पा ने आकर वहीं एक बिस्तर बिछा दिया और उस पर लेटने को कहकर चली गई। भोला राम जी फिर भी जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर उठे और अपने कमरे में जाने लगे। मोनिका उन्हें देखते ही जोर से चिल्लाई, वहाँ क्या करने जा रहा है बुढ़े? तेरी जगह अब से इस झोपड़े में ही है। खबरदार, जो अब घर के अंदर गया तो खाना भी वहीं आ जाएगा। अब अपनी मनहूस शकल लेकर चला जा यहाँ से। अपने ही घर में बेगानों जैसा व्यवहार हो रहा था उनके साथ, मानो वह इस घर का सदस्य ही नहीं बल्कि कोई भिखारी है जिसे रखना बस उनकी मजबूरी है। बिस्तर के नाम पर बस उन्हें फटी हुई पतली सी चादर दे दी गई। मोनिका के दिए गए जख्म से हल्का फुल्का खून निकल रहा था। एक बेटी भी है उनकी। अगर उनके पास फोन होता तो वह उनसे कहकर अपने मन की बात कर लेते। भोला राम जी ने एक बार कोशिश भी की थी, पर मोनिका ने झट से उनका फ़ोन छीनकर रख लिया था। उनकी बेटी जब भी उनसे मिलने आती तो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। एक दिन में ही उन्हें पकवान खाने को मिल जाया करते थे और सोने के लिए नरम मुलायम बिस्तर। ऐसा केवल उनकी बेटी शोभा को दिखाने के लिए ही किया जाता था, जैसा कि आज पुलिस के सामने किया गया था। सुबह भोला राम जी को जाते देखकर मोनिका ने सोचा, चलो बुढ़ा खुद ही चला गया, चलो अच्छा है, अब मैं आज़ादी और चैन से रहूंगी। जल्दी से पड़ोस में काम करने वाली कामवाली को बुलाया और उसके पहचान की एक कामवाली को अपने घर काम पर रख लिया। मोनिका ने पुष्पा कामवाली को भोला राम जी के कमरे को खाली करवा दिया। उसमें सब कुछ अच्छा सामान रखवाया और सुंदर तरीके से सजा दिया। अब कमरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। वह जानती ही नहीं थी कि भोला राम जी पुलिस को घर लेकर आ जाएंगे। उसने तो सोचा था बुढ़ा गया और अब वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन उसने भोला राम जी को पुलिस के साथ आते हुए खिड़की से ही देख लिया था, परंतु कामवाली को सब कुछ समझा दिया। देख, तुझे 500 रुपये दूंगी, बस जब पूछा जाए तो कह देना कि यही काम करती हूँ। कामवाली भी इस ऑफर पर राजी हो गई। उसे एक दिन के 500 रुपये जो मिल रहे थे, तो उसने भी जरा सा झूठ बोलने के लिए अपना ही ईमान बेच दिया। शाम को जब मयंक घर आया तो मोनिका ने दिन का बीता हुआ सारा किस्सा सुना दिया। वह तो समय रहते हुए मैंने सब कुछ सोच लिया था कि पुलिस वालों को क्या बोलना है। अगर मैं उनको खिड़की से नहीं देखा होता तो ये तो आज हमें जेल भिजवा ही देते, मगर आज उनके जाने का यह फ़ायदा हुआ कि इनका कमरा साफ सुथरा देखकर पुलिस ने इन्हें ही खरा खोटा सुना दिया। अब पुलिस उनकी कभी नहीं सुनेगी, तो उनको छोड़ने कब जाना है? तुम सुबह कह रही थी ना? मयंक ने सुबह वाली बात को दोहराया। अरे अभी नहीं भेज सकते।
मोहल्ले वालों ने और पुलिस वालों ने देख लिया है। अब ये गायब हो गए तो पुलिस को शिकायत कर देंगे और फिर पुलिस हमें ही ले जाएगी। तुम कुछ दिनों के लिए शांति रखो, जब भेजना होगा मैं बता दूंगी। इस पर मयंक भी चुप होकर बैठ गया और बाप की हालत जानने की उसने जरूरत भी नहीं समझी। अब भोला राम जी घर के पीछे बने झोपड़े में ही पड़े रहते थे। वहीं उन्हें रूखा सूखा खाना दे दिया जाता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, मगर बेटे और बहू को कोई तरस नहीं आ रहा था। घर में क्या हो रहा था अब भोला राम जी को भनक तक नहीं थी। रोज नए नए पकवान बनाए और खाए जा रहे थे, पर भोला राम जी को वही रात की रूखी सूखी रोटी खाने को दी जाती थी। एक बार खाने की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। खाने की खुशबू से भोला राम जी का मन कुछ अच्छा खाने को हुआ और लाठी के सहारे उठकर धीरे धीरे किचन में जाने लगे। उन्होंने सोचा शायद शर्म के मारे ही मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मगर जैसे ही उन्हें मोनिका ने देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना न रहा। बुढ़े, बदबू फैलाने यहाँ पर क्यों आया है? इतनी बदबू आ रही है तुझसे। मोनिका ने नाक पर साड़ी का पल्लू रखते हुए कहा, क्योंकि भोला राम जी कितने दिनों से नहाए हुए भी नहीं थे। मोनिका ने गुस्से में आकर गर्मा गर्म चिमटा उनको दे मारा, जिससे भोला राम जी का हाथ जल गया और वह दर्द और जलन से बिलख पड़े। मोनिका का कहर उन पर बरसता ही रहता और वह न जाने किस डर की वजह से कुछ कह ही नहीं पाते थे। अब तो उनका घर के गेट तक जाना भी बंद हो गया था। मदद मांगने के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। एक दिन भोला राम जी को अंदर से कुछ आवाज़ आई, जो किसी आदमी की थी। भोला राम जी को आवाज़ अनजानी सी लगी तो उन्होंने उठकर देखना चाहा। बहुत धीरे धीरे अंदर जाने के बाद उन्हें घर में कोई न दिखा। आवाज़ तो आ रही थी, मगर साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। बीच बीच में मोनिका के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। भोला राम जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी और इसलिए वह मोनिका के कमरे की तरफ बढ़कर दरवाज़ा बहुत ही थोड़ा सा खुला हुआ था, उसमें से कान लगाकर उन्होंने सुनने की कोशिश की। बहुत दिनों बाद मौका मिला है शौर्य। मयंक तो पूरे दिन घर पर नहीं रहता और बच्चे भी तो स्कूल गए हैं। उसका बाप भी इधर नहीं भटकेगा। यह मोनिका की आवाज़ थी, जो कहते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। आओ तो पास में, आज फिर मौका क्यों गंवाएं। यह ना जाने किसकी आवाज़ थी, जिसके वाक्य को सुनकर भोला राम जी की आंखें खुली की खुली रह गई। रुको, अभी घर में पुष्पा काम कर रही है। जब यह चली जाएगी तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। बस थोड़ा सा इंतजार करो, मोनिका हंसते हुए कह रही थी। यह औरत तो कुछ और ही गुल खिला रही है। किसी और मर्द के साथ मिलकर यह औरत मेरे बेटे को धोखा दे रही है। भोला राम जी बाहर खड़े खड़े गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे मोनिका को उसी समय बेपर्दा कर सके, क्योंकि मोनिका की नफरत इतनी थी कि वह उनकी जान भी ले सकती थी। मुझे जल्दी से कुछ करना ही होगा, इससे पहले यह बाहर जाए। भोला राम जी तुरंत किचन में गए। वहाँ पुष्पा खाना बना रही थी। पुष्पा ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उन्होंने उसको चुप रहने का इशारा किया। तुझे इसने उस दिन कितने पैसे दिए थे झूठ बोलने के? क्यों बताऊं आपको? मुझे बता, मैं तुझे उसके डबल पैसे दूंगा। भोला राम जी ने जल्दी जल्दी कहा। करना क्या है? पुष्पा ने पूछा। तेरे पास जो फ़ोन है वह मुझे 2 मिनट के लिए दे दे। अंदर मोनिका किसी गैर आदमी के साथ रंगरेलियां मना रही है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। पुष्पा यह सुनकर मान गई और तुरंत अपना फ़ोन उठाकर दे दिया। देख, तू अपना मुंह नहीं खोलना किसी के आगे, वरना यह काम भी तेरे हाथ से चला जाएगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा करेगी तो पैसे और भी ज़्यादा दूंगा। हर महीने मुझे पेंशन मिलती है। पुष्पा यह सुनकर भोला राम जी से चुप रहने का वादा कर लेती है और पैसे मिलने की बात से खुश हो जाती है। भोला राम जी ने मोनिका के कमरे का दरवाज़ा जरा सा खोला और पर्दे की आड़ में छुपकर वीडियो बना ली। 5 मिनट का वीडियो था,
जिससे यह साबित हो रहा था कि मोनिका के किसी गैर आदमी के साथ नाजायज संबंध है। वीडियो ऐसा था कि भोला राम जी को खुद देखते हुए शर्म आ रही थी और उन्होंने गुस्से में उसी वक्त उसे अपने बेटे मयंक के नंबर पर भेज दिया। पुष्पा, अब तू जा, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब मैं कहूँ इस बात की गवाही देनी होगी तुझे कि सबके चले जाने के बाद मोनिका के पास कोई आता है। भोला राम जी ने मोनिका की सच्चाई सबके सामने लाने की पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ बाबूजी, बोल दूंगी, यह झूठ थोड़े ही है। मैडम तो इसको जाने क्या क्या अपने हाथ से खिलाती है। पूरा समय बेडरूम में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद रखती है। हाँ, बस यही सब बोलना है। देख, जुबान से फिरी तो नौकरी से तो जाएगी ही, इसका साथ देने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। भोला राम जी ने पुष्पा को डराकर अपने पक्ष में कर लिया। वीडियो मयंक के पास चला गया था, मगर उसने लंच में देखने के लिए उसको छोड़ दिया। लंच टाइम में उसे याद आया, ना जाने क्यों पुष्पा मुझे वीडियो भेज रही है, ऐसा क्या है इसमें, देखूं तो जरा। वीडियो खोलते ही मयंक मोनिका की आवाज़ पर चौंक गया। पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। मयंक गुस्से से भर उठा। मयंक उसी समय सब काम छोड़कर ऑफिस से घर चला गया। मोनिका उस समय बच्चों को खाना खिला रही थी और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ कुछ भी हुआ होगा। अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मोनिका मयंक को इस समय घर पर देखकर हैरान थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मयंक बिना बताए घर आ जाए। देखने चला आया कि तुम कितने मजे कर रही हो। मयंक की बात सुनकर चालाक मोनिका सकपका गई और अपने भाव छुपाते हुए बोली, मुझे भी तो तुम्हारे ही कारण जिंदगी में हर चीज मिला है। ऐसा कहते हुए मोनिका उसके करीब आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, अपना हाथ झटकते हुए चीख कर बोला। आवाज़ इतनी तेज थी कि भोला राम जी भी उठकर बैठ गए और समझ गए थे कि अब क्या होने वाला है। वह धीरे धीरे चलकर अंदर आ रहे थे। मयंक की आवाज़ बेहद गुस्से से भरी हुई लग रही थी। मजा तो कोई और दिलाता है तुझे, जलील औरत, मेरे पीछे यह गुल खिलाती है तू। मेरे ही घर में अपना आशिक के साथ गुल खिलाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? यह कहते हुए मयंक ने अपना फ़ोन जेब से निकालकर वह वीडियो सामने रख दी जिसमें मोनिका उस अनजान आदमी की बाहों में थी। अब मोनिका के मुंह पर जैसे ताला ही लग चुका था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। पीछे से ससुर को आते देखकर वह चीख पड़ी। क्या है यह? मैंने नहीं किया कुछ भी। किसने भेजी है यह वीडियो तुम्हें? किसने भेजी है? अभी बताता हूँ। जिसने भी भेजी। मयंक ने तुरंत पुष्पा को फोन किया। घर आ जाओ जल्दी से इधर। पुष्पा मयंक की आवाज़ सुनकर समझ गई थी कि बाबूजी का तीर निशाने पर लग गया है और अब उसे क्या करना है। वह जल्दी से मयंक के घर आ गई। गुस्से में तमतमाता हुआ मयंक पुष्पा के आने का इंतजार कर रहा था, मगर असली गवाह तो भोला राम जी थे। अभी तक और सही समय आने का इंतजार कर रहे थे। मोनिका भी ईश्वर से दुआ कर रही थी कि आज किसी तरह से भगवान मुझे बचा लो। जैसे ही पुष्पा घर आई, मयंक गुस्से से बोला, लो आ गई मेरी गवाह। बोल पुष्पा, तूने क्या देखा था? साहब जी, यह वीडियो तो बाबूजी ने बनाई है। मैडम जाने किसके साथ अंदर थी। वह आए दिन उसको बुलाकर अपने कमरे में घंटों रूम बंद करके बैठी रहती थी, मगर आज बाबूजी ने देख लिया और मेरे फ़ोन से वीडियो बनाकर आपको भेज दी। यह बिल्कुल सच है। मोनिका ने चिल्लाना शुरू किया, बुढ़े, आज मैं तेरी जान ले लूँगी। ऐसा कहकर उसने जाकर भोला राम जी की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। बेचारे भोला राम जी छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और आज मयंक ने भी उनके साथ दिया। जब मोनिका ने नहीं छोड़ा तो उसने मोनिका के ऊपर हाथ उठा दिया। एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ मोनिका के गाल पर जड़ दिया, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई और भोला राम जी की गर्दन छूटते ही नीचे गिर पड़े।
पुष्पा ने उन्हें उठाकर बैठाया और पानी पिलाकर आराम करने को कहा। मयंक आज भयंकर गुस्से में था, और हो भी क्यों ना, जिसका उसने इतना साथ दिया था उसने ही उसे धोखा दे डाला। तू इतनी नीच निकलेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तूने आज सारी हदें पार कर दी। ना जाने मुझे कब से धोखा दे रही थी। तूने मेरे पापा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उन्हें मारा पीटा, भूखा रखा और मैं अंधा होकर चुपचाप देखता रहा। मगर आज तो तूने सारी हदें पार कर दी। यह सब करने के लिए ही पापा को घर से बाहर भेजना चाहती थी ना तू? बता कब से चल रहा है यह सब? मयंक ने गुस्से में कहते हुए मोनिका के बाल कसकर पकड़कर खींच लिया। आज मोनिका के पास कुछ बोलने को नहीं था। बच्चे जिन्हें मयंक ने कब से कमरे में बंद करके रखा हुआ था, वे भी नहीं जानते थे कि उनकी माँ चरित्रहीन है। तेरे जैसे बदचलन औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मयंक ने मोनिका को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मोनिका घर के बाहर खड़ी सोच रही थी कि उसका किया हुआ गलती फिर से दीपक भुला देगा, और वह माफ़ी मांगती रही जैसे पकड़े जाने के बाद हर कोई मांगता है। मगर आज उसे माफ़ी नहीं मिलने वाली थी। फिर वह बाबूजी से माफ़ी मांगी। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। जैसे ही वह माफ़ी मांगने को भोला राम जी की तरफ मुड़ी, उनका दिल मोनिका के लिए नफरत से भर आया। मेरे बेटे का घर बर्बाद करके माफ़ी मांग रही है? भोला राम जी अपने आंसू भरी आंखों को पोंछते हुए कहा, आज कितना भी शर्मिंदा हो लो तुम, मगर तुम्हारे कारण अपने ही बाबूजी के आगे मैं भी शर्मिंदा हूँ। तेरी करतूतों में मैं तेरा साथ दिया, अपने बाप का कितना दिल दुखाया। बाबूजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मयंक घुटनों पर बैठ गया और रोता जा रहा था। मैं इस औरत की बातों में आकर अपने देवता समान बाबूजी के साथ कितना गलत कर बैठा। भगवान भी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। आज वाकई में मयंक को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मोनिका, तुमने अपने हाथों से आज अपने ही घर को जला दिया। अब तुम हमारी नज़रों से दूर चली जाओ। हमारे घर में और हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मोनिका घर के दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोते रोते माफ़ी मांग रही थी, मगर आज कोई उसका सुनने वाला नहीं था। कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत जोरों की पड़ती है। ठीक उसी तरह जिस तरह मोनिका को पड़ी। अब मोनिका न घर की रही न घाट की। अब न तो उसका पति उसके साथ रहा, न बच्चे, और न ही उसे सर छुपाने के लिए जगह ही था। जब उसने शौर्य से संपर्क करना चाहा तो उसने भी उससे कोई संपर्क नहीं किया। अब तो मोनिका की हालत बद से बदतर हो गई। वह कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रह गई। तो दोस्तों, सच ही कहा गया है, इज्जत को बनाए रखने के लिए सारी उम्र लग जाती है और खोने के लिए चंद मिनट ही काफ़ी होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और आप कहेंगे कि अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करके उन्हें दुख देकर सुख से रह पाएंगे, तो यह कतई नहीं हो सकता। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान हो, तभी आपको समाज में और आपके जीवन में सम्मान मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।